हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सोशल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। और इससे पहले हम एक वीडियो में और डिस्कस कर चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप देख सकते हैं, और आई बटन को कॉर्नर पर क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनको हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है पहला, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो यह है उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। आगे बात करेंगे, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के विशाल मैदान के जनजीवन को समझाइए। तो उत्तर का विशाल मैदान जनजीवन की दृष्टि से खुशहाल तथा विकसित आबादी वाला भाग है। इस भाग के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सभी सुविधाएं तथा बड़े बड़े भव्य नगर आवागमन के साधन से भरपूर जनजीवन है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर यह भाग सभी प्रकार की सुविधाओं से तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से खूब फल फूल रहा है, अर्थात उत्तर का विशाल मैदान संपूर्ण समृद्धि का घोतक है। आगे है, दक्षिण के पठार तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के जनजीवन तथा प्रमुख नगरों को समझाइए। तो जनजीवन को जान लेते हैं, पहले दक्षिण के पठार और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का, और फिर उसके बाद प्रमुख नगरों की बात करेंगे। तो जनजीवन है, इस भाग में आबादी बहुत तिरछी बसी हुई है। यहाँ गांव और शहर दूर दूर बसे हुए हैं। पथरीली जमीन होने से यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है तथा तालाब और पोखर सूख जाते हैं। बरसात में कम वर्षा होती है। आल्हा और कजरी के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। पश्चिमी पठारी भागों में ब्रजभाषा तथा बुंदेली एवं पूर्वी भागों में भोजपुरी बोली जाती है। यानी कि जो पश्चिमी पठार वाले भाग हैं उनमें ब्रजभाषा और बुंदेली बोली जाती है, और पूर्वी भागों में भोजपुरी बोली जाती है। और प्रमुख नगर हैं झांसी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, मैसूर, अंबर, कोपरगांव, पूना आदि। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने तथा विकसित करने के लिए निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने, उन्हें विकसित करने एवं उन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 1955 में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश ने 10 जिलों को जो खनिज बहुल जिला घोषित किया। जो कौन कौन से हैं, ललितपुर है, जालौन है, महुआ, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी तथा इलाहाबाद को खनिज बहुल जिला घोषित किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र निम्न हैं, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग और दक्षिण का पठारी भाग, जिसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई। तो 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की खनिज नीति घोषित की गई। कितना, 29 दिसंबर 1998 को। आगे है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी फसलें होती हैं। तो यूपी में आपके उत्तर प्रदेश में 3 फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आगे है, गन्ने की फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है, यानी कि भारत में पहले नंबर पर गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ देश का लगभग 35.62% गन्ना उत्पादित होता है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, पहला है क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र, और दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जहां वर्ष 2006 से 7 में करीब लगभग 1309.92 लाख मीटर टन यानी कि मिलियन टन गन्ना उत्पादित हुआ। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2006 से 2007 में यानी कि 1 वर्ष के अंतर्गत कितना गन्ना यहाँ पर उत्पादित हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1309.92 लाख मिलियन टन गन्ना यहाँ पर उत्पादित हुआ है। आगे चलेंगे। भारत जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो जायद की फसलों के अंतर्गत ककड़ी है, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोया जाता है, यानी कि बेलों वाली फसलें की जाती हैं। नेक्स्ट है कृषक नीति 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो कृषक नीति 2005 की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए, अगर आप 2 पॉइंट भी लिखे आएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं। गांव स्तर पर ही किसानों के लिए जल प्रबंध एवं मृदा परीक्षण की व्यवस्था कराना, खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने, किसानों को उन्नतशील बीज बोने, खाद आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, मशीनरी शोध एवं कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में किसानों को गांव में ही लाभान्वित करने की व्यवस्था, यानी कि गांव में ही मशीनरी वगैरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, और कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसानों के समझौते के आधार पर खेती कराना। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप अगर 2-3 पॉइंट भी याद रख लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? तो वर्ष 1951 में पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो जो पुरातत्व संगठन है, इसकी स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। कब की गई? 1951 में की गई। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। आगे है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में की गई। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो 1874 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसकी स्थापना दृश्य कला एवं व्यावहारिक कलाओं की गतिविधियों एवं कलाकारी को प्रोत्साहित करने एवं सहयोग प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग को पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला कब लगता है? तो कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष जो है, यानी कि प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। आगे है, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संग्रहालय हैं? तो कुल 83 सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में कितने मेलों का आयोजन होता है? तो लगभग 250 मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता के क्या कारण हैं? तो यहाँ तक अभी आपने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। अब आगे की क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और पर्यावरण से रिलेटेड 1 से 2 नंबर का आपसे या तो 1 लाइनर में पूछा जाएगा या फिर एक आपसे लघु का पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता के कारण पूछे हैं आपसे। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? अधिक जनसंख्या का होना, आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन होना और संसाधनों का अधिक दोहन होना। यानी कि अधिक जनसंख्या होगी तो प्रदूषण बढ़ेगा ही, और जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तब भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, और संसाधनों का अधिक दोहन अगर होगा तो भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। आगे है, प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, यानी कि परि का मतलब परिक्रमा, और आवरण का अर्थ है जिससे ढका हुआ हो, यानी कि जो चीज़ें हमारे चारों ओर हमें ढके हुए हैं, हमें घेरे हुए हैं, हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, वही पर्यावरण है। यहाँ पर भी परिभाषा दी है, पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला हुआ परिवेश या वातावरण है, वही पर्यावरण है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण के कारकों को निम्न प्रकार परिभाषित या विभाजित किया गया है, भौतिक कारक और अभौतिक कारक। भौतिक कारक में मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा और तापक्रम आते हैं, और अभौतिक कारक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, स्थलाकृति आदि चीज़ें आती हैं। आगे है, पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को समझाइए। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, वायु दूषित हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है, इसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हमारा जल, हमारी वायु, ये सभी चीज़ें दूषित हो जाएं तो हमारे जो
बॉडी है उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां एंटर कर जाती हैं और यही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। आगे है वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या हैं। तो वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत हैं आंधी, तूफान, प्राकृतिक स्रोत एवं मानवीय स्रोत। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। तो अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यही जल प्रदूषण के प्रभाव हैं। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, यही हमारा उद्देश्य होता है। आगे है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग धंधे एवं मशीनें, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। और अगला पॉइंट है राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना। ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ से अगर आपको 2 से 3 पॉइंट भी याद रहते हैं, एक आध आप अपनी तरफ से बनाकर कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था और अब भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके 6 अंग। तो इसके 6 अंग होते हैं कौन कौन से। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सबसे लास्ट है सचिवालय। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे इनका क्रम भी पूछ सकता है और आपसे इनके नाम भी पूछ सकता है। आगे है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं। तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, नाम उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 5 स्थायी होते हैं वो कौन कौन से हैं। चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और शेष जो बचे हुए 10 सदस्य हैं वो अस्थायी हैं और केवल 2 वर्ष के लिए ही महासभा के लिए ये चुने जाते हैं। आगे है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 193 राष्ट्र जो हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जो इंटरनेशनल न्यायालय होता है इसमें। आगे है यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की। तो यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगली वीडियो में आगे के सभी ऑब्जेक्टिव जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके आगे के 1 लाइनर क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है और आप लोग बने रहिए एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। और फ्रेंड्स अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी सेशन की PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाती है और इसकी भी टोटल PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर। राधे राधे।